आपने समरी पढ़ी, आप लोगों को समरी की स्टोरी जो है वो कुछ समझ आई है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और कौन-सा ऐसा शख्स है किसके बारे में हमें डीएच लॉरेंस बताना चाह रहे हैं? क्या उसके व्यूज़ थे, थिंकिंग थोड़ी-सी नो हाउ आपको हुई है इस स्टोरी के बारे में क्लास? ओके क्लास आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर स्टोरी समरी ऑफ द स्टोरी ठीक है आज हम पहले समरी भी करेंगे और इसकी जो है वो कैरेक्टर भी करेंगे आपको पता है कैरेक्टर लिस्ट हम डिस्कस करते हैं पहले फिर हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं बट इसका कैरेक्टर जो मेन है वो एक ही कैरेक्टर है ठीक है उस पे ही पहले बात होगी और फिर जो है वो आइलैंड्स पे बात होगी ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट और आपको जो है वो इसको मार्क करते जाएं अपने नोट्स बेशक सामने खोलें और जो आइलैंडर की जो स्केच दिया हुआ है कैरेक्टर स्केच ऑफ आइलैंडर या कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कार्ट कार्ट भी कह सकते हैं कैट कार्ट भी कह सकते हैं ठीक है तो आपको जैसे इजी लगे तो आप लोगों ने इसका कैरेक्टर स्केच पहले अच्छे से सुन लें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो कैरेक्टर स्केच पे बनते हैं वो मस्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए किस में कितना लिखना है ये भी आपको पता होना चाहिए आप इसके पॉइंट मैंने पॉइंट्स फॉर्म में जो है वो इसको कर दिया है ठीक है और सर ने जो है मेरे ख्याल में आपसे सेकंड पिक्चर शेयर कर दी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे फर्स्ट पिक्चर पहले शेयर हो अपने नोट्स बेशक सामने खोलें ओके मैम जी जी ये है फर्स्ट पेज इसका आप लोगों को मैं ये जो पेजेस शेयर करती हूँ इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा कि ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही रहे नहीं ये आपके रजिस्टर्स पे होने चाहिए एज अ लेक्चर ताकि आपको जो है वो आपके नोट्स आपके पास हो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्क्रीन से बार बार ओपन करना पढ़ना ये इस तरह से पॉइंट स्किप हो जाते हैं तो आपका फोकस जो है ना वो नहीं रहता इसलिए अपने रजिस्टर्स पे इसको उतारें हमारे जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो बायोग्राफी पे हैं थर्ड जो है वो लेक्चर हमारा जो है वो कैरेक्टर लिस्ट पे और समरी पे है ठीक है और मैं स्टार्ट करती हूँ कि द मैन हू आइलैंड जो है वो 1928 में पब्लिश हुआ इसके साथ काफी ज्यादा जो है वो वॉल्यूम्स जो है वो डीएच लॉरेंस के पब्लिश हुए उसकी डेथ से 2 साल पहले 2 इयर्स बिफोर जो है वो डेथ से ये जो है वो पब्लिश करवाए गए द मैन हु लव्ड आइलैंड और इसके साथ जो है वो कुछ और भी जो है वो नॉवेल्स और वॉल्यूम्स जो है वो पब्लिश हुए हैं ठीक है आपने एक तो इसकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है 2 इयर्स बिफोर लॉरेंस डेथ ठीक है और उसके बाद हम आते हैं अपने सेंट्रल कैरेक्टर के ऊपर सेंट्रल कैरेक्टर है मिस्टर काथ कार्ट आप इसको मिस्टर काथ कार्ट और कैट काथ जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं लेकिन मिस्टर काथ कार्ट बोलें तो इजी रहेगा इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही जो है सूटेबल है ठीक है अब मिस्टर काथ कार्ट कौन है ये हमारे आइलैंडर हैं ठीक है हमारी स्टोरी जो है वो इन्हीं से स्विच की गई है इन्हीं से स्टार्ट होती है इस पे इन्हीं पे खत्म हो जाएगी स्टोरी की जो सराउंडिंग्स हैं इट्स मीन कि ये उनमें सेंट्रल फिगर हैं ठीक है इसमें आप कह सकते हैं वैसे तो आपको दिखेंगे इनके साथ काफी लोग होंगे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन इनके फ्रेंड कौन थे फर्स्ट आइलैंड पे इनके पास क्या था सेकंड आइलैंड पे इनके पास क्या था थर्ड आइलैंड पे इनके पास क्या था इनकी रिप्रेजेंटेशन बताएं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं ठीक है अब आपने जस्ट स्टोरी पे फोकस रखना है ये नहीं मतलब इधर उधर की कुछ भी चीज इसके साथ जोड़नी नहीं है अभी ना ही हम थीम्स पे बात करेंगे और ना ही अभी इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे बात करें जस्ट आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे से सुनना है समझना है देन जो है वो हम इसकी अलग जो है हमारा लेक्चर होगा वो थीम्स पे होगा इस तरह से चीजें जो है वो मिंगल अप हो जाती हैं फिर आपको समझ नहीं आएगी सबसे पहले हमारे कैरेक्टर कौन है मिस्टर काथ कार्ट कौन है हमारे प्रोटैगनिस्ट मिस्टर काथ कार्ट ये हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं ये हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं और यही इन्हीं के से हमारी स्टोरी जो है वो मूव ऑन करेगी ठीक है सबसे पहले मैंने इनका पॉइंट लिखा है आपने इसको बताना है कि अगर कैरेक्टर स्केच आ जाता है आइलैंडर का इसको आइलैंडर के नेम से भी पुकारा जाएगा क्योंकि ये यही जो है पर्सन जो है यही जो मोहतरम है ये अपने आइलैंड से मोहब्बत रखते हैं और आप देखेंगे कि इसका टाइटल पहले क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है द मैन हु लव्ड आइलैंड ऐसा पर्सन जिसको जो है वो आइलैंड्स बहुत पसंद है वो फैसिनेट करता है आइलैंड्स को और उन्होंने जो है वो कह सकते हैं फॉन्ड ऑफ आइलैंड्स ठीक है बहुत मोहब्बत है शौकीन है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे घूमने का
ठीक है? वो तो ऐसी स्टोरी जो है वो क्यों लिखी डीएच लॉरेंस ने आइलैंड्स को रखा। यहाँ पर आपने बात एक याद रखनी है, आइलैंड से मोहब्बत इट्स मीन लव विद नेचर, ठीक है? नेचर के साथ मोहब्बत। आइलैंड्स पे बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लिफ्स हैं, रॉक्स हैं, तो इन सब चीज़ों से फ्लावर्स हैं, ठीक है? वाटर है, तो एक नेचुरल सा जो एक एटमॉस्फेयर है उसके साथ इसको मोहब्बत है। तो इट्स मीन कि ये नेचर लवर है, ठीक है? मिस्टर काथकार्ड। तो सबसे पहला पॉइंट है मिस्टर काथकार्ड लव विद आइलैंड। इनको आइलैंड्स के साथ बहुत मोहब्बत होती है। ये एक आइलैंड पे पैदा होते हैं। इनकी स्टोरी ऐसे नेट करते हैं डीएच लॉरेंस कि ये एक आइलैंड पे पैदा होते हैं, बोर्न ऑन वन आइलैंड, ठीक है? फिर उसके ऊपर रहते हैं, इसके साथ-साथ ही समरी इसकी स्टार्ट रहेगी। तो ये उसके ऊपर रहते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा फेलोज़ होते हैं, नेबर्स होते हैं, इनके पास एनिमल्स हैं, इनके पास ट्रीज़ हैं, इनके पास फ्लावर्स हैं, इनके पास बुक्स हैं, ठीक है? ये बहुत जो है वो अच्छी एक लाइफ़ जो है वो गुज़ार रहे होते हैं। इनको आइलैंड्स का एटमॉस्फेयर बहुत अट्रैक्ट करता है, इनको बर्ड्स का बोलना, बर्ड्स चिर्पिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर इनके पास एक बोट है जो ये जो है अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है लेकिन जब ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एक आइलैंड से तो ये मूव कर जाते हैं एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड पे, ये इनकी नेचर है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोगों से, चीज़ों से, ठीक है? अब इनको सिर्फ़ ये अकेले रहना चाहते हैं, ये इनकी एक प्रॉब्लम है। इनके अंदर हर एस्पेक्ट जो है वो पॉज़िटिव है, लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट इनका है कि ये अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है? फिर है इट डिडन्ट सूट हिम बिकॉज़ ऑफ मैनी पीपल जब इन्हें एक आइलैंड सूट नहीं करता, उनकी रीज़न लिखी हुई है डिडन्ट सूट हिम बिकॉज़ ऑफ मैनी पीपल जब उसके ऊपर ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो नेचर के अच्छे हैं, तो ये क्या है, तो फिर ये बोर हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोगों से, तो ये अपना आइलैंड चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है? वांटेड टू हिज़ ओन आइलैंड ये अपना एक आइलैंड खुद से बनाना बनाना चाहते हैं, अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हैं और जबकि मैंने आपको कहा है कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो जो है विदाउट सोसाइटी और विदाउट ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं रह सकता। अगर उनका इंटरैक्ट नहीं होगा तो वो जो है वो बिल्कुल एग्ज़िस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है? एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था लिंग्विस्टिक्स में कि एक लड़की होती है, अभी मुझे उसका नेम जो है वो माइंड में नहीं आ रहा। उसको जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट उसपे किया था कि अगर हम इसको सोसाइटी से बिल्कुल जी, आइसोलेट करके रखेंगे तो ये क्या ये जो लड़की है वो सर्वाइव कर पाती है या ये लर्न कर पाती है, ठीक है? उसका लर्निंग बिहेवियर चेक करने के लिए उसको आइसोलेट कर दिया गया, उसको एक रूम दे दिया गया और उसको हर फैसिलिटी जो है वहाँ पर प्रोवाइड की गई, ठीक है? जो एक ह्यूमन बीइंग को मतलब चाहिए होती है, ठीक है? बस उसके पास क्या था सोशल इंटरैक्शन नहीं था, वो सोसाइटी से आइसोलेट कर वो अकेले एक उसको उसके पास फैमिली नहीं थी, उसके पास सोसाइटी नहीं थी, उसके पास जो है वो पीपल नहीं थे इंटरैक्ट करने के लिए। इंटरैक्शन की जो एक एलिमेंट था वो उसकी लाइफ से निकाल दिया गया। तो जब ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो है वो उसको बाहर निकाला गया कुछ टाइम पीरियड तो उससे जो है वो बात करने की कोशिश की गई। ठीक है? मीन्स कि उसने कैसे लैंग्वेज को लर्न किया। ये लैंग्वेज लर्निंग पे बात है कि हम लैंग्वेज लर्निंग जो है क्या खुद से सीख लेते हैं या हमारा इंटरैक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो वो सर्वाइव तो कर गई, ठीक है? वो ज़िंदा थी, उसकी एज भी बढ़ी, उसके मतलब कि उसका हर चीज़ बिल्कुल सेट थी, बट वो एक भी वर्ड अटर नहीं कर सकती थी। मीन्स उसको बोलना ही नहीं आता था, ठीक है? उसको उसने सीखा है, उसने कैसे सीखना था? वहाँ से उन्होंने प्रूव किया कि इंसान जो है, वो आपने देखा ना थ्योरीज़ आप पढ़ रहे हैं बिहेवियरिज़्म, ठीक है? यहाँ पर आपने पढ़ेंगे लोगों के बिहेवियर से हम लर्न करते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे अपना जो है वो बहुत कुछ लर्न करते हैं। वर्ड अब हमारी जो देखिए हम मदर्स होती हैं, वो काफ़ी वर्ड्स हमारे साथ बोलेंगी, 100 बोलेंगी, 1000 बोलेंगी, लेकिन उनके अलावा जो है हम अपनी सराउंडिंग से ही लर्निंग सीखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग हमें वहीं से आती है। तो वो लड़की जो है वो जेनी उसका शायद नाम था तो उसने एक वर्ड भी अटर नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास सोशल इंटरेक्शन ही नहीं था। उसने अपने इर्द-गिर्द लोगों को बोलते ही नहीं सुना। ना ही उसके साथ किसी ने बात की तो वो लैंग्वेज को लर्न नहीं कर पाई, ठीक है? उसके साथ इंटरेक्शन वो डरने लगी, ठीक है? लोगों से डरती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लैंग्वेज का लर्न करना भी हमारे लिए एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक जो पर्सन थे ये हमेशा ये कहते थे कि मैं
अकेला रहूँ, मेरी ऐसी सोसाइटी हो जो परफेक्ट हो, जिसमें मैं हूँ और नेचर हो बस। क्योंकि वो कहता है कि मैं ऐसे सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं नेचर का पार्ट बन के रह सकता हूँ, लेकिन एट द एंड वो इसके साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि डीएच लॉरेंस हमें यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान जो है वो अलोफनेस में नहीं रह सकता। तन्हाई पसंद अगर इंसान हो तो भी वो नहीं रह सकता तन्हा, क्योंकि उसको एक कंपनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी ज़रूरियात हैं, ज़ाहिर-सी बात है उसको उसके ऊपर सीज़न्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी अपनी तबीयत जो है वो ये कभी-कभी वो खुद से भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपने खुद भी ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, नोट किया होगा कि लॉकडाउन में ही आपने आप को देख लिया, आप कितना फ्रस्ट्रेट हो गए ना। आर यू लिस्टनिंग BS2? यस मैम। यस मैम। जी। तो आपने देखा होगा कि आपने हर काम कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आपका टाइम जो है वो आपका गुज़र नहीं रहा होता। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, आप लोगों ने आपका इंटरैक्शन खत्म हुआ ना, आप लोग इंटरैक्ट थोड़ा कम करने लगे। आपने कहा कि मतलब किसी को ये भी पसंद होगा ना कि इसको शोर पसंद नहीं है, तभी वो लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पेट बात है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसको सोशली जो है वो मूव करना है, ठीक है? तो इसी तरह ये जो मिस्टर जो हमारे थे काट-काट, ये मिस्टर जो आइलैंडर थे, ये इसी तरह के थे कि इन्हें तन्हाई तो पसंद थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इनके साथ क्या होता है, ये हम लोग जो है वो देख रहे हैं। फिर इनकी एज की बात हुई है कि 35 इयर्स ओल्ड ये पर्सन है। अगर आपसे क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आप इसको मेंशन करेंगे अपने BS2 नो डिस्टर्बेंस। अपना जो है वो म्यूट कर दें। किसके घर से इतनी आवाज़ें आ रही हैं बेटा? मैम क्लास में इंटरप्शन है। गर्ल्स एंड बॉयज़ आप लोग अपना जो स्पीकर है वो जो अपने जो है ना वो आप लोग जो है वो अनम्यूट रखें काइंडली। ये जो है वो पीछे से आवाज़ें ना आएँ, ये किसी ने अगर बात करनी है तो वो जस्ट करें, और वरना आप लोग जो है वो सेपरेट होके ज़रा बैठ जाएँ। कोई भी जो है वो गैदरिंग में मत बैठें और काइंडली, क्योंकि ऐसे डिस्टर्बेंस होगी तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? आप लोगों ने अनम्यूट नहीं करना, अपने आप को म्यूट ही रखें काइंडली। ओके, हम लोग मूव कर रहे हैं। लिविंग ऑन आइलैंड नियर सी शोर, जहाँ पर वो रहता है उसका फर्स्ट आइलैंड क्या है? उसक वो सी शोर के पास रहता है, लिविंग ऑन आइलैंड, ठीक है? समटाइम्स इन नाइट हॉन्टेड बाय द मिस्ट्री इमेजिन्ड घोस्ट ऑफ डेड पर्सन, प्रीस्ट, पायरेट्स। ये एक बात होगी जो आपको क्लिक की होगी कि क्या बात है? मीन्स के जैसे ही वो रात होती थी तो मिस्टर काथकार्ट जो है वो डरते थे। उनके माइंड में ना एक फ़ियर था कि जो रूम्स हैं उनकी आइलैंड के ऊपर जो घर है ना, कुछ वो समझते थे कि इनके पीछे या फिर ट्रीज़ के पीछे जो है वो भूत आते हैं, ठीक है? पायरेट्स हैं, पायरेट्स कहते हैं ये समुद्री डाकू जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं, ठीक है? वो कहते हैं कि यहाँ पर रूहें हैं, बदरूहें हैं, ये हैं, वो है, वो डरता था। लेकिन वो रात के वक़्त ऐसा जैसे ही डार्कनेस होती थी, तब उसको डर लगता था, लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, वो इन तमाम नॉनसेंस जो एक्टिविटीज़ हैं या नॉनसेंस जो उनकी थिंकिंग है, वो रिमूव हो जाती थी, ठीक है? एक ये बात आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन आए कि वो किस चीज़ से जो है वो उसको डर लगता था या क्या चीज़ जो है उसको खौफ़ज़दा करती थी? तो ये कुछ नेम्स हैं कि वो मिस्ट्री से इमेजिन्ड घोस्ट एंड डेड पर्सन, प्रीस्ट, पायरेट्स, इन लोगों से उनको खौफ़ज़दा जो था वो हो जाता था। तो आप लोग इसका भी क्वेश्चन अंडरलाइन कर लें, ठीक है? और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट आइलैंड पे क्या चीज़ें थी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। पहले ऐसा करें, यहाँ पर तो लिखी हुई है, लेकिन आप जस्ट अभी सुन लें, फिर आप लोग जो है वो अपनी नोटबुक पे उतार लें, ठीक है? मतलब फर्स्ट आइलैंड पे जब वो रह रहा होता है, उसके पास लोग भी होते हैं, उसके पास जो है कॉटेज भी हैं, तो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक मेसन होता है, मिस्त्री होता है, ठीक है? मतलब कि ज़रूरत के वो लोग जो उसको फैसिलिटेट कर सकें, जो उसकी ज़रूरियात को पूरी कर सकें, वो लोग उसके साथ रहते थे। एक बटलर था, कुक था, कारपेंटर था, उसकी वाइफ़ थी और कुछ फैमिलीज़ थी, ठीक है? एक उसके पास ड्राइंग बोर्ड थी, ठीक है? एनिमल्स थे कुछ, ठीक है? और उसको फर्स्ट आइलैंड पे क्या कहा जाता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि फर्स्ट आइलैंड पे मिस्टर काट को उसके नाम से नहीं, बल्कि क्या टाइटल दिया हुआ था लोगों ने, मास्टर का, ठीक है?
मास्टर का उसको एक टाइटल दिया हुआ था क्योंकि सब काम वो दूसरों से ही लेता था, अभी वो खुद इन्वॉल्व नहीं था, तो एक मास्टर था उनके दरमियान, ठीक है? तो मास्टर का टाइटल उसको फर्स्ट आइलैंड पे दिया गया, तो फर्स्ट आइलैंड पे उसके पास ये कुछ चीज़ें होती हैं और एक लाइब्रेरी उसने बिल्ड अप की होती है जिसके अंदर उसकी बुक्स होती हैं, क्योंकि इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, ये पोएम्स को राइट डाउन भी करता है और इसको ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पोएट भी होता है वहाँ पर, ठीक है? तो फर्स्ट आइलैंड की ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसको मास्टर कहा जाता था, मिस्टर काट-काट नहीं कहा जाता था, ठीक है? उसके बाद जो है ये क्या करता था, पीपल वर आल्सो देयर, वहाँ पर जो लोग थे, वर्क विथ कोऑपरेशन एंड ऑनेस्टी, लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे। मतलब कि अभी स्टार्ट में तो सब कुछ ठीक था, ठीक है? बहुत अच्छा जो है एटमॉस्फेयर चल रहा था, लोग इसकी मदद भी करते थे, ये लोगों की मदद भी करता था, एक अच्छा कूल एटमॉस्फेयर था, पुरसुकून थी, कंफर्टेबल था ये, ठीक है? ऐसी लाइफ थी इसकी। ये इसका स्टार्ट है कि स्टार्ट जो लाइफ थी बहुत अच्छी थी, फिर ट्रेजिक हो जाती है। सर्टेन सेलिब्रेशंस आर हेल्ड देयर लिविंग हैप्पीली, आप कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आता तो उसको सेलिब्रेट करते, रात को पार्टीज एंजॉय करते। जो मिस्टर काट था, मास्टर था, वो अपने घर में पार्टीज अरेंज करता, लोगों को बुलाता तो सब लोग मिलकर जो है वो एंजॉय करते। तो सेलिब्रेशंस भी होती थी और लोग बहुत खुश रहा करते थे। लोगों को उसकी जो सिंथेटिक जो उसका बिहेवियर था वो बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से वक़्त बहुत अच्छे से गुज़र रहा था। आइलैंडर वाज़ वेरी shrewd, shrewd बोलते हैं बहुत होशियार, क्लेवर मीन्स ज़हीन भी था। अब इसको अगर अब वो फोक्सी माइंड नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी वॉइस पर्सन था, अक्लमंद था, ठीक है? अपने मैटर्स को अच्छे से सॉर्ट आउट करना जानता था, तो इस तरह से वो shrewd पर्सन था। सिम्पैथेटिक था, लविंग था और ये एक लविंग रूलर कहलाया, ठीक है? ये इसकी कुछ जो डिस्कशन थी मैंने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट आपसे पिक्चर शेयर करती हूँ, वो नेक्स्ट देखिएगा आप। जी, इसकी जो सेकंड पिक्चर है वो आपके सामने है अभी। देखिए, काथकार डिस्कस्ड आइलैंड्स अफेयर विद पीपल स्पेशली विद बेलिफ। ये एक इम्पोर्टेंट मैंने अंडरलाइन कर दी है बात। वो अपने मैटर्स को अपनी जो भी उसके पास जो बात होती थी वो किसके साथ डिस्कस करता था? ज़ाहिर-सी बात है जो आइलैंड के ऊपर जो लोग रहते थे, लेकिन एक ऐसा पर्सन था उनमें जो इसका क्लोज़ फ्रेंड था जिसके साथ ये सब बातें अपनी शेयर कर लेता है। होता है ना सबका एक ऐसा दोस्त हमराज़ जो उसके सीक्रेट्स को जो है वो जानता है जिससे वो बातें कर सकता है, ठीक है? लेकिन कहते हैं कि सबसे अच्छा हमराज़ जो है वो इंसान अपना खुद ही होता है। ये कभी नहीं होता कि हमारा एक हमराज़ हो नहीं, कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता। इंसान इटसेल्फ जो है वो अपना सबसे अच्छा जो है वो हमराज़ होता है, एक बात ये है। बैलिफ उसका नाम होता है, बैलिफ को आपने याद रखना है, BAILIF। तो ये इसका दोस्त होता है जिसके साथ ये शेयर करता है अपनी जो भी इसकी मेमोरीज़ होती हैं या कोई भी अफेयर्स होते हैं जो आइलैंड्स के अकॉर्डिंग होते हैं या लोगों से जुड़े होते हैं या कोई भी ऐसी बात, ठीक है? उसके पास वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है? और उसके पास उसने क्या किया होता है कंप्लाइड, ये कंपाइल्ड नहीं है, कंप्लाइड है। कंप्लाइड मीन जिसको वो मानता था। कहते हैं ना हम किसी न किसी चीज़ को मानते हैं। हम कहते हैं हम किसी का हम शौक होता है ना, कुछ लोगों को अल्लामा इकबाल की पोएट्री बहुत अट्रैक्ट करती है। वो उनके जो बिलीव्स हैं, जो उनकी फिलॉसफी है उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? शौक से उनकी कलेक्शन अपने पास रखेंगे, ठीक है? इस तरह कायदे-आज़म को कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मंटो को, कुछ लोग जो हैं ये मिर्ज़ा गालिब की पोएट्री अच्छी लगती है, कुछ लोग वासिफ़ अली वासिफ़ को, कोई अशफ़ाक़ अहमद की पोएट्री को, इस तरह से किसी न किसी वे में जो है वो किसी न हर पर्सन का अपना कोई एक आइडलाइज़्ड पर्सन होता है लाइफ़ में जिसको वो फ़ॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी बातें जो है मुझे अट्रैक्ट करती हैं या मोटिवेट करती हैं। तो ये जो पर्सन होता है ना ये ग्रीक और लैटिन के जो पोएट्री होती है, जो ऑथर्स होते हैं, तो उनके ग्रीक और लैटिन में जो प्लांट्स थे जिनके साथ वो इसको उसके साथ मोहब्बत होती है, ठीक है? इसने क्या किया होता है बुक कंसर्निंग नेम्स ऑफ फ्लावर्स मेंशन्ड बाय ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक और लैटिन ऑथर्स ने जो फ्लावर्स के, जो प्लांट्स के नेम्स मेंशन किए होते हैं अपनी बुक्स में, इसको वो कलेक्शन रखने की जो है वो एक शौकीन होता है, ये फ़ैसिनेट करता है, कहता है मुझे ये चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं जो ग्रीक और लैटिन ऑथर्स ने जो है वो कंपाइल की हुई हैं, ठीक है? तो ये आपने एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट है हिज़ नेम वाज़ मास्टर ऑन फर्स्ट आइलैंड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
फिर ऑन सेकंड आइलैंड ही वाज नो मोर कॉल्ड मास्टर। अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट आइलैंड की पहले समरी कंप्लीट करते हैं। तो ये थी फर्स्ट आइलैंड की जो चीजें थी, जो इसका शौक था, जो इसके दोस्त थे, दो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। ये स्टोरी कैसे चलती है और फर्स्ट आइलैंड को ये छोड़ता कैसे, ये आप लोगों ने समरी को रीड आउट भी किया होगा। ठीक है, अब मैं फिर अगेन जो है इसको समराइज कर दूं। बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, मौसम भी आते जाते हैं, बहुत अच्छे जो है वो टाइम पीरियड चल रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आइलैंडर जो है ये फील करता है, मिस्टर मास्टर जो है वो क्या फील करता है कि वहाँ पर लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? मीन्स अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगा है। अब वहाँ पर लोग जो हैं वो इसके साथ जो है वो इसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगने लगते, क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है वो कहते हैं कि हैप्पीनेस नो मोर देयर, ठीक है? हैप्पीनेस नहीं रहती वहाँ पर। वहाँ पर लोग जो हैं वो ड्यूल पर्सनैलिटी के हो जाते हैं, डबल फेस उनका हो जाता है। कैसे? लोग जो हैं वो अपेरेंटली कुछ और होते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है आप कह सकते हैं, अगर उनको तन्हाई में देखा जाए तो कुछ और होते हैं, मुँह पे कुछ और होंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन उनकी कुछ और होती है। तो बहुत ही हिपोक्रेसी जो है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो लोग जो हैं वो इससे काम से दिल चुराने लगते हैं, इसको धोखा देने लगते हैं, इसको तंग करने लगते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं इसको जो है वो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है वहाँ पर। तो इसको यूँ लगता है कि मुझे अब ये लैंड जो है वो कहता है ये लैंड मुझे अब कुछ नहीं दे रही, मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रही। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी क्रॉप जो है, ये जो फसल उगाते थे, जो काटते थे, बहुत अच्छी फसल होती थी तो ये पार्टी पे रखते थे। तो हर चीज़ जो है वो अपोज़िट होने लगी, ठीक है? एक दिन इसके पास एक लड़का आता है, वो इसको कहता है कि बहुत सी जो एनिमल्स हैं वो क्लिफ से मतलब कि चट्टान से गिरते हैं, वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर एक वो नाम लेता है कि यहाँ पर काफ़ी जो शीप होती हैं वो भी बीमार पड़ जाती हैं। काफ़ी लोगों की जो है वो मतलब काफ़ी लोग बीमार रहने लगे हैं। तो यहाँ पर इसका दोस्त होता है, एक मैसन होता है, वो भी इसको छोड़ के चले जाते हैं। मीन्स आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ लैंड जो है वो बिल्कुल भी किसी लिए जो है वो अच्छी साबित नहीं होती। तो इसको ऐसे लगता है, ये अपनी लैंड को, आपने ये बात एक याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो लैंड को किस एनिमल के साथ जो है वो रिलेट करता है, ऑक्टोपस के साथ। वो कहता है बिल्कुल आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, उसके इतने क्लियरली जो है वो बा हैंड एंड हैंड्स जो हैं वो, आर्म्स जो हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती, बाज़ें दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो सब कुछ समेट लेता है। वो कहता है बिल्कुल ऐसे ही ये ज़मीन जो है वो ऑक्टोपस की तरह है, जो सब कुछ जो है वो हज़म करती जा रही है और मुझे कुछ भी नहीं दे रही। तो इससे इट्स मीन कि यहाँ मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको नुकसान हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, ठीक है? तो वो डिसाइड कर लेता है तो कि मुझे यहाँ पर 35 इयर्स जो है वो गुज़र चुके होते हैं आई थिंक सो। तो वो अपनी लैंड को चेंज करने के बारे में सोचता है, तो वो यहाँ डिसीज़न लेता है कि वो फर्स्ट आइलैंड छोड़ देगा, वो सेकंड आइलैंड को अपनाएगा, जो कि बिल्कुल वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होगा, जस्ट वो होगा और उसके कुछ एनिमल्स होंगे और मैं कुछ लोगों को सिर्फ साथ लेकर जाऊँगा। ये वो डिसाइड करता है और वो मूव कर जाता है सेकंड आइलैंड पे। अब सेकंड आइलैंड पे आपने याद रखना है कि सेकंड आइलैंड पे इसके साथ कौन लोग जाते हैं, किन लोगों इसको वहाँ पर टाइटल क्या मिलता है। आप ये याद रखिएगा कि सेकंड आइलैंड पे जो मास्टर है, उसको मास्टर जो है वो नहीं कहा जाता, क्योंकि मास्टर जो है अब वो अपने नेम से जो है वो जाना जाएगा। कैसे? मिस्टर काथकार्ट, इसके नाम से इसको पुकारेंगे, इसका नेम लेके पुकारेंगे, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर काथकार्ट सेकंड आइलैंड पे लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब न्यू आइलैंड है, ज़ाहिर-सी बात है उसको बिल्ड अप करना है, उसके ऊपर नई चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना। सेकंड आइलैंड पे क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इनके पास होती हैं, ये आप लोगों ने एक माइंड में रखनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इनकी आइलैंड्स की जो है ना चीज़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है, ठीक है? अब आपने देखना है कि जो पहली आइलैंड होती है वो बड़ी होती है, सेकंड आइलैंड पहली प्रीवियस आइलैंड से स्मॉलर होता है आइलैंड, ठीक है? वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वहाँ पर ये जो ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है? वहाँ पर क्लिफ्स, रॉक्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। स्मॉलर देन प्रीवियस वन, बुक्स अपने साथ लेकर जाता है, कारपेंटर को अपने साथ लेकर जाता है, एक विडो होती है, एक बेवा औरत होती है, उसकी एक बेटी होती है फ्लोरा, इन दोनों को साथ लेकर जाता है जो एज़ अ मेड इसके घर में काम करेंगी, ठीक है? 2 रूम वहाँ पर वो कॉटेज बनाता है, तो आपने याद रखना है फर्स्ट आइलैंड पे इसके 3 कॉटेज होते हैं जो ये बनाता है, ठीक है? सेकंड पे वो नंबर ऑफ कॉटेजेस बना लेता है, जो 2 कॉटेज होते हैं वो फुल कर लेता है,
किससे फिल्ड अप हो जाते हैं? बुक्स के साथ, ठीक है? बाकी कुछ रूम्स एम्प्टी भी होते हैं और कुछ ये जिसमें ये रहता है, ठीक है? फिर ये सेकंड आइलैंड पे इसके साथ कुछ एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है? जो इसके साथ जाएँगे, ठीक है? उसमें आप कुछ एनिमल्स कह सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट इवेंट क्या होता है, इस सेकंड आइलैंड पे शादी कर लेता है उस विडो की बेटी से, फ्लोरा से, ठीक है? ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकता और सेक्सुअली ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये बाद में शादी कर लेते हैं। ये इसका एक जो मेन इवेंट है, वो यहाँ पर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, कहाँ पे मतलब किसी जब एनिमल्स मरते हैं, जब इसको लॉस होता है तो वो फर्स्ट आइलैंड है, ठीक है? तभी ये अपनी आइलैंड को छोड़ता है। सेकंड पे इम्पोर्टेंट क्या होता है, विडो की बेटी के साथ शादी करता है, उसके वहाँ पर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकता। जो डीएच लॉरेंस हमसे बात करते हैं कि इंसान जितना भी खुद को जो है कह दे कि इग्नोर कर दे, लोगों को वायलेट करता है कि मुझे अट्रैक्ट नहीं होना, तो ये इंसान के नेचर के अंदर है, वो इसकी इंस्टिंक्ट के अंदर है कि जो ब्लड के अंदर चीज़ होती है वो कभी भी रिमूव नहीं की जा सकती। तो हमारी ये जो अट्रैक्शन है ये अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड के अंदर रखी है, तो हम लोग किसी भी वे से इससे दूर नहीं रह सकते। आप खुद को कितना भी आइसोलेट कर लें, आप लोग जो है वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसको कहीं न कहीं फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है? ये एक बात जो है वो आपने याद रखनी है। अब सेकंड आइलैंड की स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक तो वहाँ पर वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है? वहाँ पर लोग इसको मास्टर कहकर बुलाते हैं, ठीक है? और एक से उसकी फ्लोरा से शादी हो जाती है। He was so isolated person, he wants to be aloof and isolated on the island by negating the rule नेचुरल रूल। अब आपको देखिए एक नेचुरल सा एक रूल है कि हम लोग जो है वो सोसाइटी में रहेंगे तो हमारी तो आपको पता है हमारी ग्रूमिंग होती है, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं। हम लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से ही कुछ सीखते हैं, नहीं हमारा टाइम जब बाहर गुज़रता है, हम ज़्यादा जो है वो बाहर से एटमॉस्फेयर से, सोसाइटी से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन ये फिर जैसे ही अपनी लैंड पर मूव करता है, मैंने आपको कहा है, तो यहाँ पर क्या रीज़न बनता है कि वो सेकंड आइलैंड को क्यों छोड़ता है? आप इसकी समरी पढ़ी होगी आपने, तो मेन इसका इवेंट क्या होता है कि जब ये शादी कर लेता है, तो ये अपने आप को जो है वो क्या है, एक गिल्टी पर्सनैलिटी जो है वो कंसिडर करता है। वो कहता है मेरे अंदर एक गिल्ट है, ठीक है? वो क्या चीज़ होती है जो इसको वहाँ से फ्रस्ट्रेट करके जाने पे मजबूर करती है? क्योंकि ये जो बहुत अच्छी से यहाँ पर रहता है, इसको जो विडो होती है, उसकी जो बेटी होती है, वो बहुत अच्छे से इसको सर्व कर रहे होते हैं, इसको फूड सर्व करते हैं, कारपेंटर अपना काम करता है, तो लोग बहुत अच्छी एक लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये फ्लोरा से इसके जो है वो इल्लीगल जो है आप कह सकते हैं, वो रिलेशनशिप बन जाते हैं। ये जब ये रॉक्स में जो है वो थोड़ी वॉक वगैरह के लिए जाता है, क्लिफ्स में मूव करता है, रॉक्स के ऊपर मूव करता है, थोड़ा-सा बे जो है वो आप कह सकते हैं, ये ग्रास होती है ना ग्रीन जो होती है, एक बे होती है वो सूखी ग्रास जो होती है, ग्रास जो बहुत ड्राई किस्म की होती है, वो वहाँ थी। वो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं थी सेकंड आइलैंड पे, ठीक है? वो कभी-कभी जो है वॉक के लिए चला जाया करता था, तो एक दिन जो है वो फ्लोरा भी जो है वो उसके पीछे जाती तो दोनों जो है वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोलिंग रख पाते और एक रिलेशन बिल्ड अप कर लेते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो फ्लोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, वो जब इसको बताती है, फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। ये गिल्ट होता है इसके अंदर, ये इसको वहाँ पर जीने नहीं देता, तो वहाँ पर ये कहता है कि अब मेरी लाइफ जो है वो वहाँ पर नहीं है, अब और मूव कर सकती। वो क्या करता है अपनी बीवी को और अपनी बेटी को क्या करता है कुछ जो है वो इनकम देता है और वहाँ से मूव कर जाता है। मीन्स थर्ड आइलैंड की तरफ ये मूव करेगा जिसके जो ना ही अपनी बीवी को लेकर जाता है, ना अपनी बेटी को लेकर जाता है, वो इनसे रिलेशनशिप जो है वो तोड़ ले देखिए अपने रिलेशंस को टाइम देना चाहिए, ये अपने रिलेशंस को टाइम नहीं देता, ठीक है? उन्हें तनहा छोड़कर जो है वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, चीखती हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि उनकी चीखों-पुकार उसको वापस नहीं ला सकती, तो वो थर्ड आइलैंड की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये थर्ड आइलैंड की तरफ जब मूव करता है, तो थर्ड आइलैंड पे कौन-सी चीज़ें ये इसके साथ जाती हैं, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ह्यूमन बीइंग साथ नहीं जाता, ये आपने याद रखना है। थर्ड आइलैंड पे कोई भी इसके साथ नहीं जाता, कोई भी ह्यूमन बीइंग इसके साथ नहीं जाता। 10 मिनट्स बाद आपने जॉइन करना है मीटिंग को। नो ह्यूमन बीइंग्स देयर, ठीक है? सिर्फ़ इसके साथ एक कैट होती है जिससे बहुत मोहब्बत करता है। 6 शीप जाती हैं इसके साथ, ठीक है? एक बोट होती है
अब बोट इसके साथ रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है आइलैंड के पास रहता है, सी शोर के पास रहता है, तो एक मूव करने के लिए इसको बोट की ज़रूरत रहती है। तो एक कश्ती जो है वो इसके साथ हमेशा ही रहती है। ठीक है, वो अपना घर जो है वो सी के करीब बना लेता है, वहाँ पर कोई ट्रीज़ नहीं होते, ठीक है? और बुशेज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है? वहाँ पर ये मिज़नोथ्रॉप बन जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, मैंने इसको इम्पोर्टेंट भी लिखा है, आपने इसको मार्कर से हाइलाइट करना है और मार्कर से इसको जो है वो लिख लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर चीज़ में एक टर्म होती है, हम लोग लास्ट पे इंशाल्लाह सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो शॉर्ट स्टोरीज़ में आती हैं, वो मैं आपको अलग से लिखवाऊँगी, ठीक है? यहाँ पे मिज़नोथ्रॉप को वो ह्यूमन बीइंग ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो हेटेडनेस शो करते हैं सोसाइटी से और अवॉइड करते हैं ह्यूमन बीइंग से, उसको मिज़नोथ्रॉप बोला जाता है। आप देखें कि थर्ड आइलैंड पे इसके साथ कोई भी नहीं जाता। ये अपने आप को टोटली आइसोलेट कर लेता है, वो कहता है बस मैं हूँ और नेचर हो, बस और कोई भी मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी कि ये क्यों अपने आप को कहता है कि मैं जस्ट नेचर के साथ ज़िंदा रहना चाहता हूँ, नेचर का पार्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन लास्ट पे नेचर ही इसको मॉक आउट कर देती है, इसका मज़ाक बनाती है, जब ये बिल्कुल तन्हा रह जाता है। एक या ये इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ आपसे डिस्कस करनी है समरी तो यहाँ पर ही कंप्लीट होती है कि थर्ड आइलैंड पे मूव करता है तो मौसम ज़रा चेंज होने लगता है। मौसम की शिद्दत जो है वो इससे टॉलरेट नहीं होती, ठीक है? वो मूव तो करता रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा अब वो बहुत खुश होता है पहले शुरू में कि मेरे पास अब इर्द-गिर्द कोई भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अब जो उसकी कैट और शीप होती है ना, इवन कि उसकी वॉइसेज़ से भी ये इरिटेट होने लगता है। एक दिन क्या होता है इसकी कैट और शीप डिसअपीयर हो जाती है, खो जाती है तो वो बहुत खुश होता है। वो इस पे जो है वो रिग्रेट नहीं होता, उसको रिपेंटेंस भी शो नहीं करता कि मेरी कैट और मेरी शीप जो है मुझसे जुदा हो गए हैं और मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? तो नहीं, इवन कि बुक्स भी इसको इरिटेट करती हैं, वो अपना जो शौक होता है लिखने का, पोएट्री का, वो भी जो है क्विट कर देता है। तो थर्ड आइलैंड पे उसका बुक्स का शौक भी खत्म हो जाता है, उसकी शीप और उसकी कैट भी डिसअपीयर हो जाती हैं, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी खुश होता है, बहुत हैप्पी फ़ील करता है उस आइलैंड पे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है, वो उसके लिए इरिटेशन का जो है वो कॉज़ बन जाएगी। उसको अपने आप से भी जो है वो हिडेननेस शो करेगा, वो ये नहीं जानता था, ठीक है? वो उसको अपना आप भी जो है वो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? मौसम की शिद्दत बढ़ती है, ऑटम का सीज़न भी गुज़र जाता है, ठीक है? वो कहते हैं कि थोड़ा समर सीज़न भी आता है तो उसकी तबीयत जो है वो इतनी जो है वो खराब होने लगती है कि उसकी अपना जो उसकी कम्प्लेक्शन होता है ना, वो पेल होने लगता है। ऑटम सीज़न की वो आप देखें जब लीव्स जो हैं ट्रीज़ के साथ जो है वो गिरते हैं नीचे आप देखें फॉल ऑफ मैंने आपको वेस्ट विंड पढ़ाई थी तब वहाँ पर लीव्स का गिरना तो कैसे होते हैं वो पेल हो जाते हैं। उनका कलर देखा है ना आपने? ये पत्तों का वो ज़र्द सा हो जाता है, वो जो है वो गिरने लगते हैं टूट-कर, तो वो ज़र्द से कलर के हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है इसका कम्प्लेक्शन भी ज़र्द होने लगता है। ज़ाहिर-सी बात है इसका कोई ख़्याल रखने वाला नहीं है, प्रॉपर डाइट इसको नहीं मिल रही, ठीक है? ये सिर्फ़ एक जो है वो एक हवा ही है, इसके पास कुछ नेचुरल चीज़ें हैं और उसके पास और कुछ भी नहीं होता। इसकी तबीयत बहुत इफ़ेक्ट करती है और ये बीमार रहने लगता है, ठीक है? लेकिन फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता वो रात को डरने भी लगता है, इसको फिर वही जो है वो ख़्यालात आते हैं। लेकिन एक दिन वो समझता है कि थोड़ी-सी धूप महसूस होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कहते हैं समर सीज़न जो है वो आ चुका है। वो क्लिफ़ के ऊपर चढ़ता है, वहाँ वो फ़ील करता है कि मुझे जो है लेकिन वो वापस आता है वो अपनी तबीयत में बहुत ज़्यादा नाखुशगवारी जो है वो महसूस करता है। वो कहता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो समर सीज़न नहीं था, वो जस्ट एक आप कह सकते हैं सूरज की एक लेयर थी जो आई और वो चली गई। विंटर सीज़न होता है और आपको पता है स्नोफॉल होने लगती है और हर तरफ जो है वो स्नोफॉल होती है और मैंने आपको पता है जो राइटर हैं वो स्नोफॉल को वैसे भी स्नोफॉल हो रही होती है सीज़न को एक तो सीज़न होता है, दूसरा ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपका जो आइसोलेशन का जो एक इरादा था या आइसोलेशन का डिसीज़न था, वो कितना आपको पता है जो विंटर सीज़न है वो हमेशा ही डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, अलूफ़नेस के सर्दियों के मौसम में आपने खुद भी महसूस किया होगा, आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा तन्हा-तन्हा होते हैं, हर तरफ सैडनेस सी होती है,
विंटर सीजन को स्पेशली किड्स ने भी, वह जो भी ये राइटर जो विंटर सीजन को शो करते हैं ना, वो सैडनेस से इसको रिलेट करते हैं कि जो विंटर सीजन है ना, वो सैडनेस लेकर आता है, अफसुर्दगी लेकर आता है, ठीक है? तो हमें डिसअपॉइंट होते हैं, हम लोग जो है वो पेसिमिस्ट हो जाते हैं, ऑप्टिमिज्म जो है वो खत्म हो जाती है, इंसान के पास होप नहीं होती, होपलेस हो जाता है, ठीक है? उसकी तबीयत में एक अफसुर्दगी सी, ठीक है, एक क्रैबी सी जो है नेचर हो सकती है, वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो ये चीज़ें विंटर सीजन से रिलेट की जाती हैं, जो हमारे जो पोएट्री के जो मतलब पोएट्स होते हैं, वो ये चीज़ें जो है वो शो करते हैं और हमें भी फ़ील होता है ना, सर्दियों में हमारी जो तबीयत है ना, हम वो क्योंकि जल्दी आपको पता है शॉप्स बंद हो जाती हैं, बाहर फॉग होती है और जल्दी जो है वो फॉगी सीज़न की वजह से लोग चले जाते हैं और बाहर बहुत खामोशी, साइलेंस और ऐसे अंधेरा-सा और हमारी तबीयत ऐसी है, हम लोनली सा फ़ील करते हैं। तो हम खुद भी ये ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बिल्कुल इसी चीज़ को रिलेट करते हैं हमारे पोएट्स भी, राइटर्स भी कि ये एक सैडनेस का एक सिंबल है, एक होपलेस का सिंबल है, तो ये चीज़ें। तो जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो मिस्टर जो मास्टर साहब हैं, आइलैंडर साहब हैं, इनकी तबीयत में भी कुछ ऐसी ही तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि जब मैं क्लिफ के ऊपर चढ़ता हूँ, तो मैं वापस जब तक घर पहुँचता हूँ, तो इतनी ज़्यादा फॉग होती है, स्नोफॉल होती है कि जो उसके बाद एक यॉट होती है, आपको पता है वो जो एक कश्ती होती है, जो बर्फ़ के ऊपर वो लोग जो है चलाते हैं, वो उसके पास येलो कलर की होती है, ठीक है? वो उसके ऊपर कहते हैं मैं बहुत मुश्किल से अपने दरवाज़े तक पहुँचता हूँ, जब तक मैं घर पहुँचता हूँ, तो मेरे दरवाज़े पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्नोफॉल जो है हो चुकी, मेरा मतलब डोर भी मैं बहुत मुश्किल से खोलता हूँ, तो फिर मैं अपनी विंडो से इस मंज़र को देख रहा होता हूँ। मेरे कुछ लेटर्स जो हैं वो सिटी से आए हुए होते हैं, मैं इवन के उनको भी खोल कर पढ़ नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा जो है वो अपने आप में भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर उसको एहसास होता है कि मेरे साथ जो है वो ये क्या हो रहा है? फिर वहाँ पर एक कोटेशन मार्क की गई है, वन कैन नॉट विन अगेंस्ट एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। आप जो एलिमेंट्स के जो जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको आप कभी भी कितनी देर तक आप नेगेट करेंगे, ठीक है? आप ज़्यादा उसको नेगेट नहीं कर सकते, आप सोसाइटी से वायलेट करते हैं, आप उसको नेगेशन शो करते हैं, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती। कभी भी इंसान जो है वो नेचुरल एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, जब भी वो अगेंस्ट जाएगा नेचर के, आपको पता है इंसान की नेचर है ये, उसको सोसाइटी चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, उसको जो है उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है? लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो आप लोग जो है वो फिर डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं, जैसा कि आइलैंडर ने किया। ठीक है? अब आइलैंडर को लास्ट में जो है वो बिल्कुल अपने रिपेंटेंस शो होती है, अपने आप में भी एक गुस्सा आ रहा होता है, अकेला होता है, कोई भी उसका ख़्याल रखने वाला नहीं है, उसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल पेल हो जाती है, जैसे वो कहते हैं कि ऑटम सीज़न में गिरे हुए पत्तों से उन्होंने तशबीह दी है इसको, आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है, वो कहते हैं लाइक द लीव्स ऑफ ऑटम सीज़न, ठीक है? यहाँ आप कह सकते हैं पर्सोनिफ़ाई भी किया है काफ़ी जगह, तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो इसकी स्टोरी जो है वो थर्ड आइलैंड पे एंड हो जाती है। इसी मिस्टर जो आइलैंडर होते हैं, तो वो बिल्कुल अपने तन्हा रहने के शौक को जो है वो पूरा करते-करते लास्ट पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ ये स्टोरी ये समरी ऐसे ही कंप्लीट होती है, इसका कैरेक्टर स्केच आपसे डिस्कस किया है। कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो आप लोगों को समझने हैं इसके अंदर। आपने देखा होगा BS2 आपको आवाज़ आ रही है बेटा? BS2? यस मैम आ रही है। जी, आप लोग बेटा रिस्पॉन्स दिया करें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग स्लीपिंग मोड में चले गए, ठीक है? बोला करें यस मैम समझ आ रही है ये। जी, आपने अब ये